नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 यानी कि आकलन कार्यपत्रक संख्या 16 को। यह आपकी 10 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है आप सभी के लिए होती है। इसको आपको खुद सॉल्व करना होता है, क्योंकि जब आप खुद सॉल्व करते हो तभी आप खुद का आकलन या मूल्यांकन कर पाते हो कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना सीखा है और कितना आपने जाना है। ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है ये काफ़ी इजी भी होती है, काफ़ी आसान होती है, क्योंकि लास्ट कुछ वीक में जो भी वर्कशीट हम डिस्कस करते हैं उस सब्जेक्ट की, उसी पर बेस्ड होता है हमारा ये असेसमेंट। तो इस असेसमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वर्कशीट को आपको समझना है और समझने के बाद इसको खुद सॉल्व करना है। उसके बाद अपने आंसर या सॉल्यूशन को आप इस वीडियो के साथ टैली कर सकते हो, मैच कर सकते हो या फिर मिलान कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की। आज की जो हमारी ये असेसमेंट वर्कशीट है ये सब्जेक्टिव रहेगी। इसमें सबसे पहले हमें एक कविता कन्यादान है उसका भावार्थ दिया गया, इस भावार्थ को हम समझेंगे और उसके बाद इसी पर आधारित रहेंगे हमारे अधिकांश क्वेश्चंस और एक जो हमारा प्रश्न रहेगा वो रचनात्मक लेखन पर आधारित रहेगा। तो चलिए भावार्थ को समझते हैं। कन्यादान जो कविता है, इस कविता में कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का जो दुख होता है, माँ का जो दुख होता है, जो तकलीफ होती है वो बड़ी स्वाभाविक होती है, बड़ी नेचुरल होती है। क्योंकि माता के लिए, माँ के लिए जो उसकी बेटी होती है वो सिर्फ बेटी नहीं होती, वो उसकी सखी होती है, वो उसकी साझेदार होती है, वो उसके दुखों की सुखों की हिस्सेदार होती है। जब बेटी होती है तो माँ अपनी तकलीफ़ों को, अपने मन के विचारों को, अपने मन में जो भी आता है वो बेटी के साथ साझा कर पाती है। जो कुछ माँ नहीं कर पाई थी, जो कुछ माँ को लगता है कि कमियां रह गई थी, वो उन कमियों को अपनी बेटी के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करती है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो गुस्सा भी वो बेटी के ऊपर उतार देती है। जब वो खुश होती है तो अपनी खुशियों को वो बेटी के साथ साझा करती है। बेटी उसके लिए बेटी से ज़्यादा सखी होती है, उसके खुशियों की, उसके दुखों की हिस्सेदार होती है और उसे लगता है कि बेटी है वो उसी का ही एक रूप होता है। तो जब बेटी की विदाई होती है तो उसे लगता है कि सब कुछ जैसे खाली सा हो गया हो। उसे लगता है कि जो कुछ भी उसने कमाया था, वो हिस्सा जो उसका खुद का हिस्सा था, उसके शरीर का हिस्सा था, उसके मन का, दिल का हिस्सा था, वो उससे अलग हो रहा है। इसलिए माँ को ये लगता है कि उसके जीवन की जो आखिरी जमा पूंजी है वो उससे दूर जा रही है जब बेटी की विदाई हो रही है। क्योंकि उसके लिए वो पूंजी वही पूंजी थी जो कुछ वो बनना चाहती थी, माँ जो बनना चाहती थी, जो कुछ वो दुनिया में देखना चाहती थी, जिस तरीके से वो दुनिया को समझती थी उसी तरीके से वो बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है। और जो उसने इतने वर्षों के बाद जो बेटी को बड़ा किया, वही बेटी उससे दूर जा रही है और उसके लिए सबसे कीमती जो चीज़ होती है माँ के लिए वो बेटी होती है। सबसे कीमती जो व्यक्ति होता है वो बेटी होती है। तो जब वो बेटी दूर जाती है तो उसे ऐसे लगता है कि उसकी आखिरी जमा पूंजी है उससे दूर जा रही है। बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया होता है। कोई भी माँ हो, जब बेटी को, चाहे जो बच्चे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्यार करता है वो प्यार माँ ही करती है। जब घर में अगर 4 सेब हो, खाने वाले अगर 5 हो, तो उस वक्त माँ ही होती है जो कहती है कि मुझे सेब अच्छे नहीं लगते। सबसे अंत में जो भोजन करती है, खाती है, तो माँ ही होती है। जब कोई मेहमान आ जाता है, खाना बना हो, तो उस वक्त माँ ही होती है जो ये कहती है कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे भूख नहीं है। वो माँ ही होती है। जब किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती, माँ समझ जाती है कि उसको तकलीफ़ है। जब हम उदास होते हैं तो सबसे पहले वो माँ ही होती है जो समझ आती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। माँ है जो हमसे ज़्यादा हमारी परेशानी को देख करके परेशान होती है। तो जो माँ होती है वो अपने बच्चों को, अपनी बेटी को विशेष तौर पे बड़े लाड प्यार से पाल पोस करके बड़ा करती है। आखिर अपनी बेटी के साथ ही वे अपने जीवन का दुख सुख बांटती है, वही तो उनके जीवन की साथी होती है। पर ये साथी जब उनसे विदाई के बाद, शादी के बाद दूर जाती है तो माँ को दुख होता है। और दुख भी वो कुछ इस प्रकार का होता है कि वो हर किसी के साथ साझा नहीं कर सकती, वो खुल करके बता भी नहीं पाती, क्योंकि उसे चिंता बेटी की ज़्यादा होती है कि अगर मैं रोऊंगी, अगर मैं इस तरीके से अपने दुखों को बेटी के साथ साझा करूंगी तो बेटी को तकलीफ होगी, बेटी का वहाँ पर मन नहीं लगेगा। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन पूरी तरीके से सियानी नहीं हुई है। अर्थात दुनिया की समझदारी, जो समझ है, उसमें नहीं आई है। यानी कि बेटी है वो बड़ी तो हो गई है। आमतौर पे जैसे पहले होता था कि बेटी की जल्दी शादी कर दी जाती थी, अब भी अगर बेटी की, अगर हम मान के चलें कि एक उम्र के बाद उसकी शादी की जा रही है, तो भी बेटी को इतने लाड प्यार से
दुलार से पाला जाता है कि बेटी में वो समझ, दुनियादारी की समझ नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि जो घर वाले होते हैं उसको इतना प्यार देते हैं कि उसको दुनिया की जो दूसरा पक्ष है वो देखने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर भी जो बेटी है, बड़ी तो होगी लेकिन सियानी नहीं हुई है। सियानी का मतलब उसे दुनियादारी की समझ नहीं आई है। उसने अभी तक घर के बाहर की दुनिया को नहीं देखा है। उसने अभी तक जटिलता, कठिनाइयों का सामना नहीं किया है। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। क्यों बीत रहा था? क्योंकि उसे खुशियाँ ही खुशियाँ मिली है। तकलीफ, समस्याएं, चुनौतियाँ, चिंताएं, उनसे घरवाले हमेशा अपने बच्चों को दूर रखते हैं। तो उसकी बेटी के साथ भी यही हुआ है। उसने सीधी दुनिया को देखा है, टेढ़ी दुनिया को नहीं देखा। उसने सीधे लोगों को देखा है, टेढ़े लोगों को नहीं देखा। उसने खुशियों को देखा है, उसने दुखों को नहीं देखा। उसने अच्छी जो पक्ष है, जो सफ़ेद पक्ष है, वो देखा है। उसने काले पक्ष को नहीं देखा जो दुनिया को है। तो यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता है, लेकिन उसे परेशानियों का सामना कैसे करना है वो बेटी को नहीं पता है। ये अभी तक नहीं पता था उसे कि कैसे वो चुनौतियों का सामना करेगी। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह है, क्योंकि बाहर की चीज़ों के बारे में हो सकता है कि उसने थोड़ा बहुत सुना हो, लेकिन कभी सामना करने का उसे मौका नहीं मिला है, जिसे वह अभी तक ठीक तरीके से ना देख पाई है, न उसको समझ पाई है। जब तक कोई व्यक्ति घर से बाहर कदम ना रखे, जब तक बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। इसीलिए जो लड़की है, ये जो जिसकी बात की जा रही है, वो सुखों की कल्पना में जी रही है। अभी तक उसने जो दूसरा पक्ष है, जो तकलीफ़ें हैं, जो कष्ट है, जो चुनौतियाँ हैं, उसका सामना नहीं किया है। इसीलिए जो कवि है वो ये कहता है कि ये जो बेटी है, बड़ी तो हो गई है लेकिन सियानी नहीं हुई है। उसे खुशियाँ मनाना तो आता है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता, दुखों को समझना नहीं आता, दुखों का सामना करना नहीं आता। और इसी बात से माँ भी थोड़ी चिंतित है, लेकिन अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रही है। तो ये था हमारा भावार्थ इस कविता का। अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे इसी वर्कशीट पर, इसी भावार्थ पर बेस्ड कुछ आसान से हमारे प्रश्न। तो आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की बात करें तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, जो 1, 2, 3 है ये हमारे इसी कविता कन्यादान पर आधारित रहेंगे। चौथा जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें संदेश लिखना है, यानी कि ये हमारा रचनात्मक लेखन का प्रश्न रहेगा। और उसके बाद जो 5वां प्रश्न है ये हमारी एक गतिविधि रहेगी। तो चलिए हल करते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि माँ को बेटी, अपनी जो बेटी है वो अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, ये हमें बताना है। तो माँ बेटी के साथ अपना सुख दुख बांट लेती है। बेटी के चले जाने के बाद माँ के जीवन में खालीपन आ जाएगा। वह बचपन से ही अपनी बेटी को संभाल कर उसका पालन पोषण एक मूल्यवान संपत्ति की तरह करती है। इसलिए माँ को उसकी बेटी एक अंतिम पूंजी की तरह लगती है। उसे लगता है कि उसका सब कुछ उससे छीना जा रहा है। उसे लगता है कि उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसे लगता है कि उसके पास उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न है कि आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा, यह हमें बताना है। तो लड़की को दुख बांचना नहीं आता क्योंकि लड़की अभी सियानी नहीं हुई है। उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है। उसे जीवन के एक ही पक्ष का ज्ञान है, क्योंकि माँ के घर पर दुखों से उसका कभी सामना ही नहीं हुआ। उसे एक राजकुमारी की तरह पाल पोस करके बड़ा किया गया। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान शब्द की जो बात करना कहाँ तक उचित है, जिसे आमतौर पे बोला जाता है ना कन्यादान। तो हमें बताना है कि कन्यादान ही क्यों कहा जाता है, क्या ये सही है? हमें अपना तर्क देना है। ओके, तो मेरी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, और कन्या, लड़की कोई वस्तु तो नहीं होती। उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, उसकी रुचि होती है, उसकी पसंद होती है, उसकी इच्छा होती है, उसकी अनिच्छा होती है। वह किसी वस्तु की भांति निर्जीव नहीं है। और दूसरा, दान देने के बाद दानदाता का उस वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, परंतु कन्या का संबंध है पूरे जीवन भर अपने माता पिता से, अपने मायके से बना रहता है। इसलिए कन्या को दान जैसी बात करना पूर्णतया अनुचित है मेरे अनुसार। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा जो हमारा प्रश्न है ये रचनात्मक लेखन का रहेगा। हमें यहाँ पर अपने मित्र को उसकी बड़ी बहन के विवाह की शुभकामनाएं देते हुए संदेश लिखना है। ओके, तो संदेश लेखन यहाँ पर करना है, यहाँ अपने मित्र को लिखना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या टाइपिंग एरर किया मैंने। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, जो संदेश लेखन होता है ये बॉक्स में होता है। किस में होगा ये?
बॉक्स में होगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे बधाई संदेश, उसके बाद दिनांक लिखी जाती है 11 फरवरी 2022 और समय हम लिखेंगे सुबह के 7 बजे, जो भी समय लिखोगे, यानी कि बीच में आपका बधाई संदेश हो गया और यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में हम लिखेंगे दिनांक और उसके बाद समय लिखा जाएगा। उसके बाद एक लाइन हमारी ब्लैंक रहेगी और उसके बाद संबोधन होगा प्रिय मित्र शुभम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने उसे मित्र को ही उसकी शादी की बधाई देती है, लेकिन हमें पत्र जो प्रश्न दिया गया है प्रश्न के अनुसार उसकी बहन की शादी की बधाई देनी है, तो ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिल गया था, लेकिन मेरी परीक्षा की वजह से मैं नहीं आ सका था। मुझे आशा है कि तुम बहुत खुश होंगे। भगवान आपकी बहन को, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा, मेरा ध्यान कहीं और था, आपकी बहन के जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे। ओके, यानी कि यहाँ पर हमें आपकी बहन लिखना और यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से पुनः आपको बधाई, तुम्हारा मित्र अमन। ओके, 2 चेंज रहेंगी यहाँ पे। चेंज क्या करना है, एक तो तुम्हें तुम्हारी बहन की शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान आपकी बहन या तुम्हारी बहन के जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखे। ओके, ये 2 चेंज आपको करने। उसके बाद क्या करोगे, अंत में तुम्हारा मित्र अमन, जो भी आपका नाम है ये आप लिख दोगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर संदेश लेखन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है ये गतिविधि है कि विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है। ओके, अपनी कल्पना और बड़ों से चर्चा करके हमें लिखना है। तो कल्पना से लिख दिया कि वो क्या सिखाती है। माँ सिखाती है कि सबसे प्यार से रहना, सबसे प्रेम करना, सबका सम्मान करना, ससुराल में सबसे मिलजुल करके रहना, छोटे बड़े को उसी के अनुसार अपना बना करके रखना, कभी किसी की बुराई मत करना, पति का हर सुख दुख में साथ देना। इस प्रकार की शिक्षाएं देती होगी। अगर कुछ और भी आपको पता है या लगता है तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।